नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इजराइल पर हाल के दिनों में हिजबुल्लाह ने लगातार ड्रोन और रॉकेट से हमले किए हैं। वहीं ईरान से भी उसकी तनातनी जारी है। इस सबके बीच इजरायली सेना के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। ये संकट डिफेंस सिस्टम मिसाइल इंटरसेप्टर की कमी की वजह से आया है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल को इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। यही डिफेंस सिस्टम उसे ईरान और हिजबुल्लाह के किसी भी संभावित हवाई हमले के खिलाफ सुरक्षा देते हैं। पूर्व वरिष्ठ अमेरिकी रक्षा मंत्री डाना स्ट्रोल ने फाइनेंशियल टाइम्स से बात करते हुए कहा कि ईरान और हिजबुल्लाह ने अगर एक साथ हमला किया तो इजराइल की हवाई सुरक्षा चरमरा सकती है। उन्होंने कहा कि मान लीजिए ईरान का हमला हुआ और इजराइल उसका जवाब देता है, लेकिन तभी हिजबुल्लाह भी इसमें शामिल हो जाता है तो फिर इजरायली बलों की मुश्किल बढ़ जाएगी। स्ट्रोल का कहना है कि अमेरिका एक तरफ रूस से लड़ रहे यूक्रेन को मदद कर रहा है, वहीं इजराइल को भी हथियार दे रहा है। ऐसे में अमेरिका को इजराइल और यूक्रेन दोनों के लिए आपूर्ति लगातार जारी रखना मुश्किल हो गया है। अमेरिका ने अब इजराइल को एक चेतावनी दी है। अमेरिका ने एक पत्र के जरिए गजा में मानवीय सहायता की पहुंच बढ़ाने के लिए 30 दिनों का वक्त दिया है। ऐसा न होने पर अमेरिका ने अपनी मदद को रोकने की चेतावनी दी है। ये अभी तक इजराइल के लिए अमेरिका की सबसे सख्त चेतावनी है। हाल ही में इजराइल ने गजा के उत्तरी हिस्से में बड़े पैमाने पर हमले किए थे। कथित तौर पर इन इजरायली हमलों में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे, जिसके बाद अमेरिका ने यह कदम उठाया है। अमेरिका की लिखी गई चिट्ठी में कहा गया है कि वो गजा के इलाके में बिगड़ती मानवीय हालत को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है। साथ ही पत्र में यह भी कहा गया है कि उस क्षेत्र में भेजी जा रही लगभग 90% मानवीय सहायता को इजराइल ने या तो रोका है या फिर बाधित किया है। वहीं एक इजरायली अधिकारी के मुताबिक इजराइल फिलहाल अमेरिका के पत्र की समीक्षा कर रहा है और वो इसे गंभीरता से ले रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने उत्तरी लेबनान में किए गए इजरायली हमले की जांच करने की मांग की है। उत्तरी लेबनान में किए गए इजरायली हवाई हमले में 23 लोगों की जान गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवीय मामलों के कार्यालय के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस के मुताबिक ईसाई बहुल गांव एतो पर किए गए इजरायली हमले से मानवीय कानून को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हुई। लॉरेंस ने कहा कि इजरायली बमबारी में मारे गए लोगों में 12 महिलाओं और 2 बच्चे भी शामिल हैं। यहाँ तक कि बचाव कर्मी मंगलवार को भी एतो गांव में मलबे से शवों को बाहर निकाल रहे थे। हरियाणा के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद अब नायब सिंह सैनी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक नायब सिंह सैनी 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। इसके बाद का ऐलान गृह मंत्री अमित शाह ने किया। अमित शाह को पार्टी ने हरियाणा का पर्यवेक्षक बनाया था। नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद बीजेपी नेता अनिल विज ने कहा कि सभी विधायकों ने एकमत से उन्हें विधायक दल का नेता चुना है। वो कल मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री 5 साल के लिए ही होता है। किसी मंत्रालय की जिम्मेदारी दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे आज तक जो भी दायित्व सौंपा है मैंने उसे संभाला है। अनिल विज ने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर कहा कि मैंने कभी दावेदारी पेश नहीं की, मैंने खाली एक स्पष्टीकरण दिया, वो आज भी है। किसानों को मोदी सरकार ने दिवाली पर गिफ्ट दिया। सरकार ने रबी फसलों की एमएसपी बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने 2005-26 सीजन के लिए रबी की 6 फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की घोषणा की है। बढ़ोतरी के बाद गेहूं की कीमत 2275 रुपए से बढ़कर 2425 रुपए हो गई है। जौ की 1850 रुपए से बढ़कर 980 हो गई है। चना 5440 रुपए से बढ़कर 5650 हो गया है। मसूर 6425 रुपए से 6700 रुपए हो गया है। सरसों 5650 से 5950 हो गया है। कुसुम की 5800 रुपए से बढ़कर 5940 रुपए कीमत हो गई। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए इस वक्त पाकिस्तान में हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक में बोले। उन्होंने कहा कि आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद से बचना होगा। बेहतर रिश्ते के लिए भरोसा जरूरी है। सबकी संप्रभुता का सम्मान करना जरूरी है। एससीओ शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ऐसा कई बाधाएं हैं जो डेवलपमेंट को प्रभावित करती हैं, जिसमें क्लाइमेट, सप्लाई चेन, वित्तीय अस्थिरता शामिल है। विदेश मंत्री ने कहा कि एससीओ का सबसे पहला लक्ष्य आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का मुकाबला करना है और ये वर्तमान समय में और भी महत्वपूर्ण हो गया है। एससीओ को इन 3 बुराइयों का मुकाबला करने में दृढ़ संकल्प लेना होगा। भारत और कनाडा के साथ तनाव बढ़ रहा है। इस बीच अब अमेरिका ने भी
कनाडा का साथ दे दिया है। अमेरिका ने मंगलवार को आरोप लगाया कि भारत पिछले साल सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच में कनाडा के साथ सहयोग नहीं कर रहा है। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि जब कनाडाई मामले की बात आती है तो हमने स्पष्ट कर दिया है कि आरोप बेहद गंभीर हैं और उन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत है। हम चाहते थे कि भारत सरकार कनाडा को उसकी जांच में सहयोग दे, लेकिन उन्होंने यानी भारत ने वो रास्ता नहीं चुना है। बता दें, कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक दिन पहले आरोप लगाया था कि भारत सरकार के अधिकारी पिछले साल जून में सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल थे। ट्रूडो ने कहा कि मोदी सरकार ने गलती कर दी है। बता दें, अमेरिका में भी कनाडा जैसे ही केस चल रहा है जहां भारत फंसा हुआ है। अमेरिका ने गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या करने की कोशिश करने के मामले में भारत और अजीत डोभाल को समन भी जारी किया है। इसके बाद भारत ने एक प्रकार से अपना अमेरिका के सामने झुकना पसंद किया है और इस मामले में रॉ के पूर्व अफसर विक्रम यादव को गिरफ्तार भी किया है। अमेरिका को बताया गया है कि हमने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही भारत ने अपना विशेष जांच दल अमेरिका भी भेजा है, जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि ये भारत की विदेश नीति का बड़ा फेलियर है। कनाडा पुलिस के द्वारा खुलकर भारत के खिलाफ आरोप लगाया गया कि भारतीय राजनयिक एक सिख अलगाववादी की हत्या में शामिल थे। इसके अगले दिन अब कनाडाई सिख नेता जगमीत सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर बैन लगाने की मांग की है और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ पाबंदियों की मांग की है। बता दें, जगमीत सिंह न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एनडीपी के नेता हैं, जिन्होंने पहले प्रधानमंत्री ट्रूडो की सत्तारूढ़ सरकार का समर्थन किया था। एनडीपी नेता सिंह अपने खालिस्तान समर्थन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इतना ही नहीं, आरएसएस को एक हिंसक, उग्रवादी, आतंकवादी संगठन तक कह दिया जो कनाडा में भी काम करता है। भारत पर कनाडा के तनाव के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे देशों की भी एंट्री हो रही है। इस सारे विवाद में फाइव आइज गठजोड़ के देश कनाडा के समर्थन में आ गए हैं। यूएस का बयान मंगलवार को सामने आया था। अब न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूके भी बोल रहे हैं। न्यूजीलैंड ने भी भारत के खिलाफ कनाडा के आरोपों पर आवाज उठाई है। न्यूजीलैंड के विदेश मामलों के मंत्री विंस्टन पीटर्स ने कहा कि कनाडा द्वारा न्यूजीलैंड को उसके दक्षिण एशियाई समुदाय के सदस्यों के खिलाफ हिंसा और हिंसा की धमकियों की चल रही आपराधिक जांच पर उसकी हालिया घोषणाओं के बारे में जानकारी दी गई है। कनाडाई कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से बताया गया कथित आपराधिक आचरण यदि साबित हुआ तो बहुत चिंताजनक होगा। भारतीय न्यूज वेबसाइट द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया का भी भारत विरोधी रुख सामने आया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ फोन पर बातचीत के दौरान कानून व्यवस्था के महत्व पर जोर दिया। भारत के साथ कनाडा के राजनयिक विवाद के बीच ये बातचीत हुई। हालांकि ब्रिटेन द्वारा जारी आधिकारिक बयान में भारत का जिक्र नहीं है, लेकिन इस बयान में उन आरोपों का जिक्र किया गया है जिसको लेकर कनाडा में जांच चल रही है। कनाडा भारत के खिलाफ खुलकर बोल रहा है, जिसके बाद सवाल उठता है कि ऐसा तो है नहीं कि किसी भी देश ने किसी दूसरे देश में कभी गुप्त ऑपरेशन ना किया हो। देश अपनी सीमाओं से बाहर अपने दुश्मनों का पीछा करते रहे। हालांकि ये सामान्य बात नहीं है और उचित भी नहीं है, लेकिन ऐसा होता रहा है। शक्तिशाली देशों द्वारा तख्तापलट करने और यहाँ तक कि विदेशी जमीन पर सरकारी नेताओं की हत्या करने तक के उदाहरण हैं। अमेरिका और इजराइल विदेशी भूमि पर अपने दुश्मनों को निशाना बनाते रहे। पत्रकार स्टैनली जॉनी कहते हैं कि गुप्त ऑपरेशन को गुप्त रखना होता है। अगर एक बार जब पर्दा खुल गया तो संकट भी आ सकता है। हालांकि अगर ऐसा संकट मित्र देशों के बीच आए तो वो आम तौर पर ऐसे मामलों को निजी तौर पर हल करने की कोशिश करते हैं। दूसरा यह है कि ट्रूडो द्वारा निज्जर हत्या मामले में भारत के खिलाफ अपने आरोपों को पब्लिक में बोलने का फैसला एक राजनीतिक फैसला हो सकता है। सवाल यह है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्या उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसा किया, या कनाडा के हितों के लिए, या किसी और की ओर से जो नई दिल्ली से बिल्कुल भी खुश नहीं है? वो आगे समझ आएगा। बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में नाम आने के बाद लॉरेंस बिश्नोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्ष हत्यारे के रूप में सामने आ गया है। इसके अलावा कनाडाई पुलिस ने दावा किया कि वो खालिस्तान समर्थक नेता और भारत में आतंकवादी घोषित हरदीप सिंह निज्जर की जून 2023 में कनाडा में हुई हत्या से भी जुड़ा है और कहा है कि वो भारत सरकार से मिलकर काम करता है। जिसके बाद अब भारत में गोदी मीडिया के चैनल्स लॉरेंस को खालिस्तानियों का काल बता रहे हैं। यानी कनाडा ने जो आरोप लगाया है उसकी पुष्टि गोदी मीडिया चैनल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई को सनातन धर्म का रक्षक बताया जा रहा है।
समृद्धि शर्मा ने एक्स पर लिखा है, मैं इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रही थी जब हिंदू समुदाय से कोई तथाकथित बॉलीवुडियों को चुनौती देने के लिए खड़ा होगा। हमारे नायक लॉरेंस बिश्नोई ने आखिरकार ये कर दिखाया। एक्स पर यूजर डॉक्टर रामकिशोर सिंह ने फरमाया है, लॉरेंस बिश्नोई का जन्म बॉलीवुड को जिहादियों से साफ करने के लिए हुआ है। हर जिहादी को इसकी कीमत चुकानी होगी। लॉरेंस एक असली हीरो है। इसी तरह से लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बताया जा रहा है। आरएसएस का 5 जन भी लॉरेंस बिश्नोई को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद नई सरकार का गठन हुआ और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वहीं सुरेंद्र चौधरी जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री बने। इसके अलावा 4 और मंत्री भी कैबिनेट में शामिल हुए हैं, जावेद डार, सकीना इट्टू, जावेद राणा और सतीश शर्मा। हालांकि कांग्रेस ने कैबिनेट में शामिल होने से मना कर दिया था। कांग्रेस नेताओं ने उमर कैबिनेट में शामिल न होने की 2 वजह बताई जा रही हैं। पहला तो यह है कि उमर सरकार में कांग्रेस 2 मंत्री पद चाहती थी, लेकिन केवल एक ही दिया जा रहा था। दबाव बनाने के लिए कांग्रेस ने बाहर से समर्थन देने का फैसला किया। वहीं दूसरा ये कि कांग्रेस नेतृत्व नहीं चाहता था कि जम्मू कश्मीर में अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन करते हुए केवल 6 सीटें जीतने वाले के पास प्रदेश यूनिट के बड़े नेताओं को मंत्री पद का तोहफा मिले। एक किस्म से ये कांग्रेस का राजनीतिक प्रायश्चित माना जा रहा है। हालांकि सियासी एकजुटता का संदेश देने के लिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक एलन मस्क रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के अभियान के लिए $75 मिलियन की राशि दे चुके हैं। इस बात का पता सरकारी जांच में चला है। एलन मस्क ने जुलाई में ट्रंप पर हुए हमले के बाद उसको औपचारिक रूप से अपना समर्थन दिया था। हालांकि इससे पहले भी मस्क कई मुद्दों पर ट्रंप का साथ दे चुके हैं। हाल ही में पेंसिल्वेनिया के बटलर में ट्रंप की रैली के दौरान मस्क भी शामिल हुए थे। भारत न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल बारिश की वजह से रद्द हो गया। ये मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा। बारिश की वजह से इस मैच में टॉस तक नहीं हो पाया। अब दूसरे दिन सुबह यानी गुरुवार 8:45 से टॉस होगा और खेल की शुरुआत 9:15 पर होगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।